हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकाल्ट्स पेंडुलम। फोकाल्ट्स पेंडुलम को स्टडी करेंगे। क्या होता है ये फोकाल्ट्स पेंडुलम? एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक बहुत ही लॉन्ग थ्रेड होता है। जब हम बहुत लंबे थ्रेड के साथ एक सिंपल पेंडुलम को हैंग कर दें, इट इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो उस पेंडुलम को बोलते हैं फोकाल्ट पेंडुलम। अब ये जो फोकाल्ट पेंडुलम है, इसकी एक खासियत है, वो ये है कि इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस है वो अर्थ की जो रोटेशन है उसके साथ चेंज होता रहता है। अर्थ जो है 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा काट लेती है। ड्यूरिंग 24 आवर्स इसका भी जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो चेंज होता रहता है। 360 डिग्री में ये प्लेन घूमता है। और कैसे होता है, ये क्यों होता है इस तरह से, ये डिपेंड करता है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो कोरियोलिस फोर्स किस तरह से इसके जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को चेंज करती है वो हम इसमें सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन लिखना है। टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन, है ना। प्लेन वो जो रोटेट करता है उसका कितना टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। ऑसिलेशन के टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, जो उसका ऑसिलेशन का प्लेन है उसके रोटेशन की बात हो रही है, उसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। आपको समझ आ जाएगा जब हम वहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ए फोकाल्ट पेंडुलम इज ए हैवी मास suspended from a rigid support by a very long suspension so that its plane of oscillations changes with time। ठीक है जी। तो इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज करता है, ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है, it is used to demonstrate the rotation of earth। it is used to demonstrate the rotation of earth, क्योंकि rotation of earth के कारण ही इसका जो प्लेन है वो चेंज होता है। वो हम देखेंगे जब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है that is responsible to change the plane of oscillation of the Foucault's pendulum। अब अगर अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू आप Foucault पेंडुलम को देखो तो वो कैसा नजर आएगा। देखिए, ये हम किसी हाइट की बात कर लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ हमने ऐसे थ्रेड हैंग किया, वेरी लॉन्ग थ्रेड, इतना भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है वैसे। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेटिव तो छोटा ही होगा। ऐसे हमने हैंग किया है और वो जो है वो रोटेट करता है। वो पहले तो ऑसिलेट करता है, क्योंकि ऑसिलेट करता है और क्योंकि अर्थ घूम रही है तो उस पे कोरियोलिस फोर्स लगती है। उसका जो बॉब है इस पे कोरियोलिस फोर्स लगती है और वही कोरियोलिस फोर्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट्स प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। प्लेन का चेंज होना क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी ये पेंडुलम मान लेते हैं कि स्क्रीन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ये जो हमारे पास ब्लैक बोर्ड है जिस स्क्रीन को आप देख रहे हो, इसमें ऑसिलेट कर रहा है। तो ये इसकी ऑसिलेशन की ट्रेजेक्टरी होगी, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। हम यहां से बना लेते हैं डॉटेड लाइंस, ठीक है। अभी ये ऑसिलेट कर रहा है, लेट अस सपोज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम इसका जो प्लेन है वो शिफ्ट होता रहता है। आफ्टर सम 8 और 9 आवर्स क्या होता है कि ये जो बॉब है इसकी ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन हो जाएंगी, मतलब 90 डिग्री से वो जो प्लेन है वो रोटेट कर जाएगा। अभी स्क्रीन में है, स्क्रीन के प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। आफ्टर 8 और 9 आवर्स क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा, लैम्डा पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद ये होगा। लैम्डा मतलब लैटिट्यूड, कि अर्थ की कौन सी लोकेशन पर हमने ये पेंडुलम हैंग कर रखा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट फिर भी अप्रॉक्सीमेट टाइम ये है, इतने टाइम में इसका बॉब का जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो इस तरह से ये हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। इसका ये मतलब है, ठीक है। और इस तरह से क्योंकि अर्थ हमारी घूमती है तो वी कैन डेमोन्स्ट्रेट
with the help of Foucault pendulum that earth rotates about its axis. चलिए, तो इट इज यूज्ड टू हो गया, ठीक है। नाउ वी विल डू एनालिसिस ऑफ Foucault पेंडुलम। मैं FP लिखूंगा हर जगह, Foucault पेंडुलम को शॉर्ट फॉर्म में FP लिखूंगा। देखिए क्या करना है एनालिसिस में बच्चों। देखिए एनालिसिस में ना हमें मेन काम क्या करना होता है कि हमें इस बॉब पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सारी फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, और हमें फाइनली इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट करनी है कितनी लग रही है इस पे, क्या एक्सप्रेशन है इफेक्टिव फोर्स का, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इफेक्टिव फोर्स में दो तरह की फोर्सेस आएंगी। एक तो उसमें रियल फोर्स आएगी जो कि ग्रेविटी के कारण लगती है, हर पेंडुलम पे लगती है वो तो, और उसके अलावा रियल फोर्स के अलावा हमारे पास जो एक और फोर्स लगेगी इस केस में, दैट विल बी द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स भी इसके ऊपर लगेगी, और एक और फोर्स लगेगी विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस लगेंगी, बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज वेरी लेस इफेक्ट बिकॉज ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो अल्टीमेटली ये दो फोर्सेस लगेंगी, बस हमने इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करना है फॉर दिस पेंडुलम, और फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वहां से फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, वहां से फिर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन से फिर हम वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, वेलोसिटी से फिर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन बनाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा काम है। जब आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, उसको बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है कि वो पाथ जो ये पेंडुलम फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन, ठीक है, वो हमें बेसिकली ड्राइव करनी है यहाँ पे। और जब हम उस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि वो एलिप्टिकल पाथ बनेगा, ठीक है। तो वहां तक हमें एक्चुअली पहुंचना है। स्टार्ट हमने फोर्स से करना है, तो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। पहले हम सारी फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सी लग रही हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज आवर अर्थ, स्फेरिकल शेप हमने कंसिडर कर ली, ठीक है। ये अर्थ है हमारी, ये इसका सेंटर हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अर्थ इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन बना लेंगे, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक कोई P पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, उसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, और ये जो एंगल बना रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ उसको हम लैम्डा बोलते हैं, लैटिट्यूड। दिस इज वर्टिकली अप डायरेक्शन, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, दिस इज Z एक्सिस। Z एक्सिस के ऊपर किसी हाइट पर हमने किसी पॉइंट A से पेंडुलम को हैंग किया हुआ, ये पेंडुलम है, छोटा सा नजर आ रहा है, वैसे है काफी बड़ा। तो ये पेंडुलम है हमारे पास, A पॉइंट से हमने इसको हैंग कर दिया। पेंडुलम के जो बॉब है उसके कोऑर्डिनेट्स हम Q पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वेयर इज x, वेयर इज y? तो जो हमारा x एक्सिस है बच्चे वो ईस्ट की तरफ होता है, जैसे हम हमेशा ड्रॉ करते हैं, दिस विल बी ईस्ट, दिस विल बी नॉर्थ। तो ईस्ट की तरफ हम एक्स एक्सिस लेंगे, नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस लेंगे, एंड दिस इज वर्टिकली अप। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्ट हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने ये कोऑर्डिनेट्स माने हैं, ठीक है। तो इस P पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। ये सारी कहानी है बच्चे। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो है ओमेगा को रिजॉल्व करना है। तो पहले हम ओमेगा को ड्रॉ करेंगे। ये ओमेगा जो है यहां से अगर सेंटर से देखें ऊपर की तरफ है तो बिल्कुल पैरेलल हम ओमेगा की डायरेक्शन बना सकते हैं, ये भी ओमेगा वेक्टर होगा। ओमेगा वेक्टर का नॉर्थ के साथ एंगल लैम्डा होगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है, आई होप, रेड ग्रीन कलर में बना दिया मैंने। अगर ये एंगल लैम्डा है तो इनके परपेंडिकुलर्स में भी एंगल लैम्डा होगा, तो ये लैम्डा है। इसलिए ओमेगा के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ओमेगा को हम इधर और वर्टिकल के अलोंग रिजॉल्व करके लिख पाते हैं, वो हम अभी लिख लेंगे थोड़ी देर में। यहाँ लिख ही लेते हैं, जो चीजें हमें पता है उनको लिख ही लेते हैं। तो ओमेगा इज ओमेगा कॉस लैम्डा, और ये जो कॉस लैम्डा कंपोनेंट है वो नॉर्थ के अलोंग है, उधर वाई एक्सिस है तो उधर जे कैप आ जाएगा, प्लस ओमेगा साइन लैम्डा, वो जो साइन लैम्डा कंपोनेंट है वो वर्टिकली अप डायरेक्शन है, उधर जेड एक्सिस है तो इसके साथ के कैप आ जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा होता है, ठीक है। इस तरह से हम हमेशा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ को रिजॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब। उसके लिए एक और डायग्राम बनाएंगे, दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 1, ठीक है। जब हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हम अर्थ के ऊपर पॉइंट P से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पॉइंट P को देखिए, वही P पॉइंट मैंने यहां बना दिया, अर्थ के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है,
एक्स की तरफ हमने ईस्ट डायरेक्शन ले रखी है, वाई की तरफ हमने नॉर्थ डायरेक्शन ले रखी है, ये वर्टिकली अप है। ये बस डायग्राम समझ लो, आधा काम हो जाएगा। दिस इज वर्टिकली अप डायरेक्शन जिसको हमने जेड एक्सिस माना हुआ है, और उसी जेड एक्सिस पर किसी पॉइंट ए से, यहां मैंने ये पॉइंट लिखा था ना, किसी पॉइंट ए से हमने पेंडुलम को हैंग किया हुआ है। तो उसको हैंग करने के बाद मान लो जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो इस पोजीशन में है, ये वो बॉब आ गया। ठीक है जी। अब इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू पॉइंट्स इसको रिप्रेजेंट किया है वहां पे भी मैंने। इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। अब x का क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा वो हमें समझना है। देखिए यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर फेंके इस बॉब से, तो ये परपेंडिकुलर कहीं पे जाके गिरेगा नीचे, ठीक है, इस XY प्लेन में गिरेगा। उस XY प्लेन के अलोंग यहां पर अगर हम PE एक डायरेक्शन बना दें, तो ये लेंथ जो है यहां से अगर हम परपेंडिकुलर फेंकेंगे ना x एक्सिस पर, तो ये वाली जो लेंथ है, ध्यान से दोबारा से सही तरीके से परपेंडिकुलर फेंकता हूं मैं, परपेंडिकुलर सही नहीं बना। मान लेते हैं इस प्रोजेक्शन से, ये प्रोजेक्शन है बॉब की, यहां से हमने ऐसे परपेंडिकुलर फेंका। अब वो जहां पर भी जाके कट करेगा परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस, वो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही हमने यहां से y पर भी परपेंडिकुलर फेंका इसी बॉब से, ये बॉब से पहले प्रोजेक्शन फेंकी, वहां से परपेंडिकुलर फेंका, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। जहां पर भी वो कट करेगा y एक्सिस पे जाके, ओरिजिन से लेके वहां तक हमारे पास y डिस्टेंस होगा, ये y डिस्टेंस होगा। और z कैसे फाइंड करना है, z फाइंड करने के लिए बच्चों हमें यहां पे परपेंडिकुलर फेंकना है, परपेंडिकुलर ऑन z एक्सिस। तो ये ऐसे बन जाएगा परपेंडिकुलर ऑन z एक्सिस, ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये z होगा। तो यहां से लेके यहां तक z होगा। तो आई होप आपको x y z समझ आ गए। अब z की तरफ हमने k कैप लेना है, ये भी याद रखेंगे। y की तरफ हमें j कैप लेना है यूनिट वेक्टर, और x एक्सिस की तरफ हमें i कैप लेना है यूनिट वेक्टर, ये भी याद रखेंगे। अब हम लेंथ भी शो करेंगे पेंडुलम की। लेंथ कहां पे है, देखिए यहां से लेके, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेट मी राइट हियर, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये वो पॉइंट होता है जहां से हम किसी पेंडुलम को हैंग करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मास, वो जो बॉब है उसका मास है। तो यहां से लेके यहां तक L जो है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो ये L है। अब अगर ये L है, ये Z है। अब आप इसको ध्यान से समझो कि जब ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, यहां तक होगा, ठीक है, यहां तक होगा, इस तरह से पड़ा होगा, तो L जो है वो यहां से लेके यहां तक होगा। बट अब ये ऊपर चला गया है थोड़ा डिस्टेंस, तो ये L है, Z हाइट से वो ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है A से लेके D तक, यहां D पॉइंट बनाते हैं, A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है बच्चे, उसको हम L माइनस Z लिखेंगे, L माइनस Z। ये डिस्टेंस मैं यहां शो करता हूं, ये A पॉइंट से स्टार्ट होता है और D तक जाता है, ये वाला डिस्टेंस L माइनस Z, ठीक है, ओके। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं, क्या है वो भी देख लो, समझ लो। देखो x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x पे तो है नहीं ये पॉइंट, ना ही y एक्सिस की तरफ है, z एक्सिस पे है। तो 0, 0, L, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट थी पेंडुलम के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की, वो L थी। जब ये ऊपर चला गया, ऐसे हमने ऑसिलेट करवाने के लिए डिस्टर्ब किया, तब ये L इधर बन गया हमारे पास, Z हाइट से ऊपर गया, तो यहां से लेके D पॉइंट तक L माइनस Z है। ये सारी हमारे पास सिचुएशन है बच्चों। अब हम फोर्सेस देखेंगे। देखो बच्चों, ये टॉपिक्स पढ़ाने के पीछे ना हमारा मोटिव यही होता है कि आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो चीज समझ आए, कैसे एनालाइज करना है, कैसे कोऑर्डिनेट्स मानने हैं, ये चीजें समझ आए। सिर्फ इसको याद करके लिखने में कोई बेनिफिट नहीं है। पेपरों में तो चलो आपको लिखना ही है, बट इसको सिर्फ याद करके लिखने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं। बट ये इसलिए करवाई जाती हैं क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के, साइंस के, उनको पता चले कि जब हम किसी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं तो हम किस तरह से कोऑर्डिनेट्स मानते हैं, किस तरह से इक्वेशंस मानते हैं, फोर्सेस के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। देखो, जब ये किसी हाइट पे होगा तो इस केस में, अभी तो ग्राउंड हमारी ये है ना, ये अर्थ है हमारी ऐसे फ्लैट, तो यहां पर अगर मैं वेट बनाना चाहूं तो वो वर्टिकली डाउन बनेगा। तो एक तो फोर्स बनेगी वर्टिकली डाउन, द वेट ऑफ द पेंडुलम विच इज mg। अब इस सेम फोर्स को अगर आप यहां पे बनाना चाहो कि वो किधर लगेगी, तो वो टुवर्ड सेंटर होती है, सेंटर की तरफ mg लगता है। बट हमें इस डायग्राम में अभी अपने आप को रखना है, तो mg वेक्टर हमने एक डाउनवर्ड फोर्स बना दी। एक तो ये फोर्स लगी, दूसरी फोर्स इस थ्रेड में लगेगी। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है, तो वो जो फोर्स है उसको हम T वेक्टर लिखेंगे। एक टेंशन हो गया, एक ये हो गया।
अब इसके कारण, टेंशन के कारण और mg के कारण, ये जो बॉब है जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये पीछे की डायरेक्शन में आएगा। जब ये इस तरह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा रहा होगा तो उस टाइम पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v वेक्टर। अब उस v वेक्टर को अगर आप लिखना चाहते हो तो v वेक्टर कैन ऑलवेज बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो पहले तो पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो तो आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट सर आपने बता दिए हमें, तो पोजीशन वेक्टर लिखने में क्या दिक्कत है, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, इतना तो हमें क्लियर है। अब पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है वेलोसिटी लिखनी है तो हम इसी को डिफरेंशिएट करते होते हैं, तो वो x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप, ये अभी मैंने वेलोसिटी लिखी है। बट इस वेलोसिटी के कारण एक कोरियोलिस फोर्स आ जाएगी, वो जो इस पे लगेगी, वो तीसरी फोर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसकी डायरेक्शन फिर हम देखेंगे किधर है, बट लेट मी राइट दैट फोर्स। तो वो जो कोरियोलिस फोर्स है उसका फॉर्मूला है -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, है ना। ओमेगा भी हमारे पास है, v वेक्टर भी हमारे पास है, तो ये कोरियोलिस फोर्स लगेगी इस बॉब पे। तो तीन फोर्सेस मैंने बता दी, टेंशन, वेट, कोरियोलिस। इसके अलावा हमारे पास दो और फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको पेपर पे मेंशन करना है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, उसका फॉर्मूला होता है -m ओमेगा क्रॉस r। अब ये r ओमेगा इन पे डिपेंड करती है ना, ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, r इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, r भी हम से बना रहे हैं, इतना बड़ा नहीं होगा ये, तो इस फोर्स का इफेक्ट बहुत कम होगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 मानेंगे। और एक और फोर्स होती है ट्रांसवर्स फिक्टिशियस फोर्स, वो तो ट्रांसवर्स फिक्टिशियस फोर्स वैसे ही नहीं लगेगी क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा डॉट वेक्टर क्रॉस r। उसमें ना ओमेगा का डेरिवेटिव आता है, बट ओमेगा कांस्टेंट है अर्थ के लिए, 2π/t, t इज कांस्टेंट, t इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, वो फिक्स है, इसलिए ओमेगा डॉट 0 होगा, तो ये वाली फोर्स भी 0 होगी। तो ये मैं पहले ही बता दिया मैंने आपको कि ये दोनों फोर्सेज आपने 0 बतानी है, और तीन फोर्सेज मेन है जिनको मैं अभी इनलिस्ट कर रहा हूं। तो द वेरियस फोर्सेज, डायग्राम बना के आपने सीधा ये लाइन लिखनी है, द वेरियस फोर्सेज acting on the bob are: number 1 the real force, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसलिए पूरा लिख देते हैं, the real force which is mg वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे mg माइनस k कैप, क्योंकि ये ऑब्वियसली k कैप ऊपर की तरफ है, z एक्सिस की तरफ, उसके ऑपोजिट लग रही है ना, इसलिए माइनस mg k कैप। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट फोर्स। सेकेंड फोर्स टेंशन फोर्स t वेक्टर, पूरा लिखते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसको हम t वेक्टर लिखेंगे, एंड दैट इज अलोंग द स्ट्रिंग, तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हमें आइडेंटिफाई करनी है अभी, वो क्या है, लेट अस सपोज n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, उस n कैप को अभी हम फाइंड करेंगे 1 मिनट के अंदर। जो हमारे पास qa वेक्टर है उसको हम हेड माइनस टेल भी कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक और वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से, ये वेक्टर बनाया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ऑलरेडी पता है, विच इज pq वेक्टर, हमें qa फाइंड करना है। ट्रायंगल ओ लगा देता हूं अभी मैं, ठीक है, मैं पूरा ऐसे ट्रायंगल ओ से लिख के दिखाता हूं आपको, वैसे लिख सकते हैं pa वेक्टर, दिस इज द वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर, pa वेक्टर इज pq प्लस qa, ऐसे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर वहां पर अगर हम qa वेक्टर लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा pa माइनस pq, pa वेक्टर है हमारे पास lk कैप, माइनस pq है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो ये अभी हमारे पास आ जाएगा माइनस xi कैप माइनस yj कैप और प्लस l माइनस z k कैप, ये है qa वेक्टर। और n कैप इज qa वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो जब हम इसको l से डिवाइड करेंगे तो माइनस x बाय l i कैप माइनस y बाय l j कैप प्लस l माइनस z बाय l k कैप।
तो ये एन कैप की डायरेक्शन है। इसको यहाँ पे इसके साथ लिख के वी विल राइट टेंशन। तो टेंशन देख लीजिए क्या आएगा, देयरफॉर टेंशन टी वेक्टर इज टी इंटू एन कैप। तो एन कैप वो जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है वो सारा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इतना टेंशन का फॉर्मूला आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ, नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज द फिक्टिशियस फोर्स, जिसमें हमने करनी है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स डिस्कस करनी है। उसका फॉर्मूला होता है -2m ओमेगा क्रॉस v, और बच्चों वेलोसिटी जो है वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, बॉब का। उसको डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे लिख सकते हो x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप। दिस इज वेलोसिटी। और ओमेगा को हम जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाता है ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। हम ओमेगा क्रॉस v का फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्रॉस v का फैक्टर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो वो बनेगा आई कैप जे कैप के कैप। ओमेगा के कंपोनेंट्स लिखने हैं हमें। एक तो जे कंपोनेंट है तो वो यहाँ पे आएगा ओमेगा कॉस लैम्डा, एक के कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा ओमेगा साइन लैम्डा। आई कंपोनेंट 0 है। वेलोसिटी के कंपोनेंट x डॉट y डॉट और z डॉट है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए आप आई कैप बाहर आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया z डॉट ओमेगा कॉस लैम्डा माइनस y डॉट ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। फिर माइनस जे कैप लिखते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये बचा हमारे पास x डॉट ओमेगा साइन लैम्डा प्लस के कैप करते हैं हम लोग, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया माइनस x डॉट ओमेगा कॉस लैम्डा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसमें से कॉमन चीज ओमेगा है, उस ओमेगा को मैं बाहर लिख रहा हूं। ठीक है, ओमेगा इज टेकन कॉमन, तो z डॉट आ गया कॉस लैम्डा माइनस y डॉट साइन लैम्डा। ये i कंपोनेंट आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x डॉट साइन लैम्डा जे कैप माइनस ये माइनस ही रहेगा x डॉट कॉस लैम्डा के कैप। ब्रैकेट हमने बंद कर दी। ठीक है, हाँ जी, इस इक्वेशन को जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी F कोरियोलिस, और मतलब यहाँ पे -2m का फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर F कोरियोलिस फोर्स। चलिए, ये हो गई। अब हम बात करते हैं दो और फिक्टिशियस फोर्सेस होती हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं। एक है हमारे पास चौथे नंबर पे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स। दिस इज ऑल्सो ए फिक्टिशियस फोर्स, but this force will be 0 because this is given as -m omega dot cross r. But here for earth omega vector is constant. अगर ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है तो ओमेगा का टाइम डेरिवेटिव 0 होगा। माइक म्यूट कर दो विशाखा, माइक म्यूट कर लो विशाखा। Therefore F transverse will be 0. This force is 0. And the last kind of force is number 6. This is another fictitious force called centrifugal force, जो उस पे लग सकती है पेंडुलम पे, और इसका फॉर्मूला है -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r. बट हेयर यू हैव सीन दिस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो इसलिए क्या होता है ओमेगा स्क्वायर का जो फैक्टर है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि ओमेगा खुद बहुत छोटा है। ओमेगा इज 2π/t, और जब आप टाइम पीरियड 24 आवर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड के आसपास है। तो अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे और छोटा हो जाएगा फैक्टर, इसलिए ये वाली फोर्स भी जो है दिस फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास टेंशन फोर्स बचेगी, वेट बचेगा, और ये कोरियोलिस फोर्स का जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था ये सब होंगे। ये सब ऐड होके नेट फोर्स बनेगी, तो वो मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। देयरफॉर F नेट
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज, देखिए बच्चे, एक है हमारे पास फैक्टर माइनस एम जी के का, ये हो गया वेट। दूसरा था टेंशन कैपिटल टी, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स बाई एल आई कैप माइनस वाई बाई एल जे कैप प्लस एल माइनस जेड बाई एल के का। अब ये डायरेक्शन को ना आप याद रख सकते हो, अगर आपके दिमाग में डायग्राम है तो आप देख सकते हो कि हम एक्स एक्सिस से ऑपोजिट जा रहे हैं, वाई से भी ऑपोजिट जा रहे हैं और जेड के भी ऑपोजिट जा रहे हैं, है ना। इस केस में तो आप देखिए कि नहीं जेड के अलोंग जा रहे हैं, लेट अस सी। हाँ जी, देखिए ये डायरेक्शन है बेसिकली बच्चे, तो एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ है, वाई इस तरफ है, ठीक है, ये वेक्टर है हमारे पास। तो जस्ट आपने या तो ये एक्सप्रेशन याद कर लो या अदरवाइज देख के भी पता चलेगा कि ये वाली डायरेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट के ऑपोजिट जा रहे हैं, वाई के ऑपोजिट जा रहे हैं और जेड एक्सिस के अलोंग हैं। फिर भी माइनस आ रहा है यहाँ पे, जो है सो है माइनस, हाँ, बट एल माइनस जेड इज पॉजिटिव, है ना, तो जेड के अलोंग जा रहे हैं। देखिए एल बड़ा है और जेड छोटा है, एल माइनस जेड इज पॉजिटिव, इसीलिए के कैप के साथ प्लस आ रहा है। बाकी दोनों डायरेक्शंस जो हैं आई कैप और जे कैप उसके साथ माइनस आ रहा है, बट के कैप के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि एल माइनस जेड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एल इज लार्जर देन जेड, एल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जेड सिर्फ इतना है, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। इसीलिए ये माइनस माइनस और इस प्लस को याद रखना है ना, जब आपने थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान रखना कि ऑपोजिट डायरेक्शन है आई और जे के बट जेड के अलोंग है। बाकी ये कोऑर्डिनेट से आप निकाल सकते हो, इजी है। तो ये दूसरी फोर्स हमने ऐड कर दी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एंड दिस इज डायरेक्शन। और लास्ट फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन पूरा यहां लिखेंगे। ये था हमारे पास, ठीक है, इसके साथ था आई कैप। देखिए आई कैप कंपोनेंट के साथ ये दो फैक्टर्स हैं, इसमें ना एक्स डॉट नहीं आएगा, प्लस एक्स डॉट साइन लैम्डा जे कैप है माइनस एक्स डॉट कॉस लैम्डा के कैप है, ठीक है। तो ये हमने जो लास्ट में फोर्स कैलकुलेट करी है उसका एक्सप्रेशन है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, एफ नेट इज मास ऑफ द बॉब टाइम्स एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, के कंपोनेंट है, और इस तरफ भी यही काम करेंगे हम। आई कंपोनेंट को सेपरेटली लिखेंगे और वाई जो जे कंपोनेंट है, जे कैप के अलोंग जो हमारे पास फोर्स है उसको अलग से लिखेंगे, और के कैप के अलोंग जो नेट फोर्स बनेगी उसको अलग से लिखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ध्यान से करते हैं इसको सॉल्व। देखिए आई कैप के साथ वाले फैक्टर देख लेते हैं। आई कैप के साथ ये पूरा फैक्टर है, एक तो ये सारा आई कैप है, और यहाँ पे माइनस टी एक्स बाई एल आएगा, और कहीं पर आई कैप नहीं है। जिन दो चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया ये वो दो चीज़ें हैं, तो लेट मी राइट। माइनस मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि यहाँ भी एक माइनस है, और यहाँ इसको लिख दिया टी एक्स बाई एल, आई कैप अभी बाहर लिखेंगे, टी एक्स बाई एल। यहाँ से माइनस बाहर चला गया हुआ है, प्लस आ गया 2m ओमेगा z डॉट कॉस लैम्डा माइनस y डॉट साइन लैम्डा, ब्रैकेट क्लोज आई कैप। दिस इज द आई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज आई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इस साइड फोर्स है। दूसरा कंपोनेंट भी जे कंपोनेंट को देखो अंडरलाइन करते हैं। जे कंपोनेंट में ये फैक्टर आ रहा है एक हमारे पास, और एक यहाँ से ये आ रहा है, बाकी तो कहीं और जे कैप मुझे नजर नहीं आ रहा। इसमें भी माइनस साइन भी आ रहा है हमारे पास। माइनस साइन को आप बाहर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ नीचे, माइनस टी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आएगा टी वाई बाई एल, और ये वाला माइनस तो बाहर चला गया, प्लस टू एम ओमेगा, क्योंकि ये 2m ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x डॉट साइन लैम्डा जे कैप, ठीक है। दिस इज द अनदर टर्म। और सिमिलरली फॉर द लास्ट टर्म के कंपोनेंट, देखिए के कंपोनेंट कहाँ का आ रहा है,
इस इक्वेशन में आ रहा है, के यहाँ आ रहा है, ठीक है, और के कैप यहाँ आ रहा है। इन तीनों को मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस साइन ले लेते हैं बाहर। एम जी यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया टी इंटू यहाँ पॉजिटिव है ना, माइनस आएगा, माइनस टी इंटू एल माइनस जेड बाई एल। एक यहाँ से आ गया फैक्टर और लास्ट फैक्टर यहाँ से आ गया, ये वाला माइनस बाहर हो गया और ये माइनस फिर अंदर बचेगा। 2m ओमेगा x डॉट कॉस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज k क्या। तो नाउ आई हैव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, x डबल डॉट इज इक्वल टू दिस थिंग, y डबल डॉट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है, माइनस साइन आएगा हमेशा साथ में, और z डबल डॉट इज इक्वल टू दिस फैक्टर। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से बच्चे अगर हम z कोऑर्डिनेट की बात करें तो z कोऑर्डिनेट जो है ना, दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कैसे? ये देखिए बहुत लॉन्ग थ्रेड है हमारा पेंडुलम का और इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, एक्चुअल में ये ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो अब देखिए इसकी जो हाइट रेज हुई, अगर इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, तो यू कैन सी द हाइट रेज मतलब z कोऑर्डिनेट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगा तो z डॉट भी ज़ीरो होगा एंड द एक्सेलरेशन ऑन द बोब अलॉन्ग z एक्सिस मतलब z डबल डॉट, ये वाला फैक्टर भी बच्चों हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स ही बचेंगे, वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो है, एक तो इसका x कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट बचेगा, और एक हमारे पास y कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। अब वो दोनों कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है my डबल डॉट और यहाँ पर भी देखिए m आ रहा है इक्वेशन में, ये फोर्स है एक्चुअली। अभी जब आप इसको m से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो भी मैं वही चीज करने वाला हूँ। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। हाँ, एक और चीज है, तो z डॉट जीरो हो गया, पीछे आ जाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो z डबल डॉट जीरो है। अब इसके कारण क्या होगा, z डबल डॉट जीरो होने के कारण ये जो हमारे पास टेंशन था, जो इस थ्रेड में यहाँ पे हमने t बनाया हुआ है टेंशन, वो अप्रॉक्सीमेटली mg के ही बराबर होगा। वैसे तो थोड़ा सा एंगल बनता है हमेशा यहाँ पे, बट अप्रॉक्सीमेटली जब z इज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस द टेंशन इन द थ्रेड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉब। तो यहाँ पर जब आप ये कंडीशन लगाओगे, ये अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे, तो दूसरी कंडीशन उसके साथ लगानी है कि जो t है वो mg के बराबर है। मतलब हर जगह हमने t की जगह mg पुट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों जगह देखिए मास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले मैं दोनों कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ नेक्स्ट शीट पे, फोर्स का x और y कंपोनेंट लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास फोर्स का x कंपोनेंट है, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये फोर्स का y कंपोनेंट है, जो फोर्स उस बॉब पे लग रही है बच्चों। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू mg, t को हम mg पुट कर देंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगी, m सब जगह आ जाएगा, डिवाइड करके x डबल डॉट फाइनली हमारे पास आएगा माइनस जी बाई एल, क्योंकि यहाँ पर x भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर t को mg पुट किया और फिर m से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो माइनस जी एक्स बाई एल प्लस यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, सीधा बचेगा 2 ओमेगा z डॉट इज 0 y डॉट साइन लैम्डा। ये बन जाएगा माइनस जी वाई बाई एल, क्योंकि टेंशन को एम जी पुट करोगे, एम एम, टेंशन को एम जी पुट करोगे एम एम कट जाएगा, माइनस ये वाला माइनस अंदर चला गया, 2 ओमेगा एक्स डॉट साइन लैम्डा। अब यहाँ पर क्या करना है, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स पुट ओमेगा साइन लैम्डा। देखो एक ये फैक्टर आ रहा है ओमेगा साइन लैम्डा, ये एक्चुअली क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ही है एक, है ना। ये एंगुलर वेलोसिटी का वर्टिकल के अलोंग, जो जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट था ना, वो था।
इसको ना हम एक और कांस्टेंट कैपिटल ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सुंदर बन जाए, थोड़ी अच्छी बन जाए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स डबल डॉट, और इस फैक्टर को भी मैं उधर लेके जा रहा हूँ, प्लस जी बाई एल एक्स, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 2 ये और ये मिलके कैपिटल ओमेगा बन गया, और साथ में आएगा वाई डॉट। तो एक ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन देखो, वाई डबल डॉट, ये वाला फैक्टर भी उधर ले गए हम, जी बाई एल वाई इज इक्वल टू -2 कैपिटल ओमेगा एक्स डॉट। तो दीज आर द टू इक्वेशंस। नाउ वी वांट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। नंबर दे दें इनको, दिस इज 4, दिस इज 5। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो अलग से एक कहानी है। यहां तक पहले हमने इक्वेशंस बना लेनी है। ये दो इक्वेशंस आ गई, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस which are related to each other माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। each other, ठीक है। x, y are dependent variables and time t is what? This is independent variable। चलिए, तो अभी इसका मतलब है, इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, हम इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद आयोटा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 विद आयोटा। आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1, ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है ना, उसको बोलते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड टू इक्वेशन 4। दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ इक्वेशंस। तो इधर क्या होगा, यहां पर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आयोटा से करेंगे, इसको भी आयोटा से करेंगे और एडिंग कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म बनेगी एक्स डबल डॉट प्लस आयोटा वाई डबल डॉट प्लस जी बाई एल कॉमन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 ओमेगा कॉमन वाई डॉट, ये ऊपर से देखो वाई डॉट लिख दिया मैंने, माइनस आयोटा एक्स डॉट। तो वी गेट दिस इक्वेशन। इसको भी थोड़ा और अच्छे से इस फैक्टर को लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा, इसको ना माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आयोटा बाहर ले लेते हैं तो बन जाएगा -2 आयोटा ओमेगा। मैंने माइनस आयोटा बाहर ले लिया तो यहां पर वाई डॉट जो है वो माइनस आयोटा से डिवाइड होगा और यहां बचेगा प्लस एक्स डॉट। अभी इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय माइनस आयोटा इज आयोटा, तो ये बन गया आयोटा वाई डॉट प्लस एक्स डॉट। मतलब ये फैक्टर बिल्कुल मैंने इसके साथ मैच करवा दिया। नाउ वी विल पुट, लेट अस पुट x प्लस आयोटा y एज u, ठीक है। अब इसका जो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा x डॉट प्लस आयोटा y डॉट, वो बन जाएगा u डॉट, और अगर कोई होगा डबल डेरिवेटिव जहां पर है उसको आपने पुट कर देना u डबल डॉट। ये सब कुछ जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे पास, आप इसके बाद यहाँ आ जाएंगे और ये तो चलो रीजन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी u डबल डॉट प्लस u डॉट g बाई एल इज इक्वल टू -2 आयोटा ओमेगा, नहीं यहाँ u डॉट नहीं आना, सॉरी, ये u है यहाँ पे, प्लस u g बाई एल इज इक्वल टू -2 आयोटा ओमेगा u डॉट। ये इक्वेशन आएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u डबल डॉट प्लस, ये फैक्टर उधर ले गए, प्लस हो गया 2 आयोटा ओमेगा u सिंगल डॉट प्लस
ये जो जी बाई एल होता है ना, देखिए आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल होता है, या उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अंडर रूट जी बाई एल। तो यहाँ पर हम वही अंडर रूट जी बाई एल को ओमेगा पुट कर देंगे, मतलब जी बाई एल की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे इनटू जी बाई एल की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे इनटू यू आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे जरूर कि यहाँ पर जो हमने ओमेगा पुट किया है, ओमेगा नॉट जो पुट किया है, ओमेगा नॉट पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, ये हमने यहाँ पे पुट किया है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये हमारे पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही चल रही है, बट इसमें और पिछली वाली इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो इक्वेशंस थी जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही थी, हमने दोनों को ऐड किया, एक को इमेजिनरी पार्ट बना दिया, वाई कोऑर्डिनेट को इमेजिनरी पार्ट बना दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को रियल पार्ट रहने दिया। ये टेक्निक होती है इक्वेशन को सॉल्व करने की, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, तो ऐड करने के बाद एक्स प्लस आयोटा वाई एक सिंगल वेरिएबल बन गया, उस सिंगल वेरिएबल को चलो हमने यू पुट कर लिया। अब ये जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ यू आई है। इस इक्वेशन में जो u है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, माइक म्यूट रखो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और टाइम जो है वो वैसे ही चल रहा है इंडिपेंडेंट। और उसके अलावा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन में जो आप u सॉल्यूशन फाइंड करोगे, उस u सॉल्यूशन का जो रियल पार्ट होगा वो हमें x कोऑर्डिनेट देगा पेंडुलम का, और उसी u सॉल्यूशन का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमें y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो बात तो वही है ना, हमें x और y कोऑर्डिनेट ही चाहिए ना फाइनली। तो ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, u डबल डॉट प्लस 2 आयोटा ओमेगा u सिंगल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर u इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है बच्चे आप देख सकते हो, इसको ना ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स के टर्म्स में, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ओमेगा डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर u इक्वल टू 0। ये जो डबल डेरिवेटिव है उसको डी स्क्वायर बोल दिया, ये जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको डी बोल दिया, और ये जो अकेला वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रही जिस टर्म में, उसको कांस्टेंट टर्म बना दिया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नजर आती है हमें। यहाँ पर ये ट्रिक यूज करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी होती है। अब इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बच्चे, उसका ना जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास, वो मैथ्स में पढ़ाया जाता है, पूरी थ्योरी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, आप पढ़ोगे बीएससी 1 में। तो इसका जो सोल्यूशन होता है उसकी ये फॉर्म होती है, पहले मैं लाइन लिख दूं। इसका जो सोल्यूशन होता है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, वो हम लिखते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें u फाइंड करना है, सोल्यूशन का मतलब हमें u फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो जनरल सोल्यूशन ये होता है, ए कांस्टेंट e रेज टू पावर माइनस आयोटा ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद t प्लस सम कांस्टेंट b e रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज t। ये जो दो ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करके a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 आयोटा ओमेगा और c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर u, ये चीज़ हम ले सकते हैं, u नहीं लेना सॉरी, u का कोफिशिएंट, c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो जो फैक्टर्स होते हैं a, b और c लिख सकते हैं, और फिर जब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे बच्चों तो दो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के, एक रूट ये आएगा हमारे पास और एक रूट ये आएगा। वो मैथ्स वाला पार्ट है, आपको भी एग्जाम में इसको शो नहीं करना सॉल्व करके, आपने जनरल सोल्यूशन इसका लर्न कर लेना है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी लंबा टॉपिक होता है ना ये, तो टाइम इतना होता नहीं है कि इसको भी हम सॉल्व करें, बट आप इस सोल्यूशन को यहाँ पे याद कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। आगे चलेंगे हम थोड़ा, आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप ये ए बी सी लिख के डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, वो जो रूट्स वाला फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है रूट का, x1 x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मुझे तो अभी नजर आ रहा है कि ये रूट्स हैं, बट आप फिर भी सॉल्व करके देखना, आपको ये रूट्स मिलेंगे दोनों, एक ये रूट मिलेगा और एक ये रूट मिलेगा। और फिर इस तरह की जो फॉर्म है बच्चे, ये फॉर्म हम बनाते हैं, जनरल सोल्यूशन है ये। ओके, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इधर u को लिख लेंगे x प्लस आयोटा y। ऐसा क्यों किया? बेसिकली मुझे x और y चाहिए, मतलब इस u का रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो यहां मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना। अभी देखो कैसे करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। a आ गया मेरे पास, e रेज टू पावर, ये माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो माइनस आयोटा ओमेगा, और क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटू टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट भी ऐसे बंद कर देते हैं, इंटू टी। इस तरह से पहले लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर ना ये वाला फैक्टर कॉमन है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा इंटू टी भी है, ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे। बाकी अंदर बचेगा ए ई रेज टू पावर आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस कैपिटल बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये ब्रैकेट में रह गया अभी। और ये वाला कॉमन फैक्टर जो दोनों में था उसको बाहर लिख लिया, इस फॉर्म में इसको ले गए। अब यहां पर ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, दिस इज ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यही होता है ना, बोलो। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर अभी मैं वो अप्लाई कर रहा हूं, तो एक लंबी सी इक्वेशन आएगी, देखना। हमारे पास a कॉमन है यहाँ पे, और इसको मैं अभी इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मेरे पास आएगा cos अंडर रूट, ये सारा थीटा है, मैं यहाँ पे बता दूं, ये सारा थीटा है, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस आयोटा साइन, ये सारा थीटा है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये सब कुछ ब्रैकेट में रहेगा कि a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली b ब्रैकेट अगेन स्टार्ट cos अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस आयोटा साइन अगेन ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये वाली ब्रैकेट बंद। और इस बड़ी ब्रैकेट के बाहर a और b के भी बाहर हमारे पास एक फैक्टर है, वो भी लिखेंगे। तो ये एक लंबी सी इक्वेशन बन गई। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट आसानी से अलग किए जा सकते हैं, इस वे से कर लेंगे अलग। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे ये पार्ट रियल है, a इंटू कॉज ऑफ दिस थिंग एंड दिस इज ऑल्सो रियल। इसमें ये चीज कॉमन है, उस कॉमन वाली चीज को बाहर लिख लेंगे और a प्लस बी अलग हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस कैपिटल बी, और ये कॉमन वाली चीज जो है कॉज वाला फंक्शन, उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो एक टर्म ये बन गई प्लस आयोटा। सिमिलरली यहां से ये a यहां मल्टीप्लाई हुआ और यहां b मल्टीप्लाई हो गया और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ये साइन वाला फैक्टर आ जाएगा इंटू टी, ठीक है, ये साइन वाला फैक्टर आ गया। अब इस चीज को हमें फर्दर एक और ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली चीज जो है फैक्टर, ये वाला फैक्टर हमें यहाँ पे लिखना है। चलो, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो ये एक कांस्टेंट है, ये सारा एक रियल पार्ट है यहां से लेके यहां तक, और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहां आयोटा लगा हुआ है। इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं अभी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस आयोटा कैपिटल वाई, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर यही वाला फैक्टर, माइनस आयोटा ओमेगा टी। हियर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, कैपिटल वाई इज इक्वल टू दिस फैक्टर,
वो हमें पता है, वो हम दोबारा से लिख रहे हैं ऑन द नेक्स्ट शीट. तो here we have substituted, we have taken capital X as A plus capital B cos of this factor. ये हमेशा थीटा की जगह हमारे पास यही फैक्टर रहेगा, इसको याद कर लेना. और सिमिलरली y पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज a माइनस b एंड साइन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू टी. ठीक है जी. तो ये हमारे पास x और y आ गए. अब यहां से इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा और अच्छा बनाएंगे. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनानी है हमें बेसिकली. तो a प्लस बी नीचे ले आए फैक्टर, और ये बन गया कॉज ऑफ दिस थिंग, और यहां y अपॉन a माइनस बी हमने लिख लिया, और ये बन गया साइन ऑफ दिस फैक्टर. ठीक है जी. ओके. नाउ इफ आई स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इफ आई स्क्वेयर एंड एड दीज टू इक्वेशंस, तो दिस इज, लेट अस सपोज इक्वेशन a, दिस इज b. तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्दर. तो इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, एंड यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इसको हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो ये बच्चों एलिप्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास. देयरफॉर द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉब, क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली, जो एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास आ रही है, मतलब जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है ना बॉब का, वो एक एलिप्टिकल पाथ ट्रेस करेगा जब वो घूमेगा, है ना. मतलब मैं बताऊं आपको क्या इसका मतलब है, कि जैसे ये हमारे पास पेंडुलम था, तो अभी ये पेंडुलम मान लो इस प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस, है ना, ऐसे. अब धीरे धीरे वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर और आगे चला जाएगा ऐसे, उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो रहा है लाइक दिस. मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. इस तरह से प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो रहा है. अगर आप ये सारे पॉइंट्स मिला दोगे, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे पॉइंट जब आप मिला दोगे तो वहां पर एक एलिप्टिकल शेप आपको नजर आएगी. तो लेट अस राइट ए नोट. देयरफॉर the plane of oscillation of the bob will trace an elliptical path. ये हमने प्रूव कर दिया. तो इस तरह से इक्वेशंस को ड्राइव करके हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को समझ सकते हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या होगा, और फिर लोग एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को प्रूव करते हैं कि देखिए जैसे हमारी इक्वेशन बता रही है उसी तरीके से ये चीज़ हो रही है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन? ये तो होगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. लेट मी राइट हियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रोटेशन. किसका प्लेन ऑफ रोटेशन, किसका प्लेन रोटेट हो रहा है? ऑफ ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस का प्लेन रोटेट कर रहा है ना, उसकी इक्वेशन है ये. सॉल्यूशन वाली इक्वेशन कौन सी है? दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन. ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, अगर पूरी फॉर्म लिखनी है तो x प्लस आयोटा वाई. इसका जो रियल पार्ट है इस इक्वेशन का, वो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट है. ठीक है. अब क्या रिलेशन है? स्मॉल x ही तो है x कोऑर्डिनेट, और स्मॉल y ही तो है y कोऑर्डिनेट. उसमें और कैपिटल X में क्या रिलेशन है? यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, नेक्स्ट शीट पे लिख ले, यही लिख लेते हैं कि x जो है ना, एक्चुअली वो कैपिटल X जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला वहां पे, उसको हम इस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये टाइम आ रहा है यहाँ पे, टाइम के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो y कोऑर्डिनेट जो है बॉब का, वो फोकाल्ट पेंडुलम के बॉब का, वो कैपिटल Y जो हमने फाइंड किया है, उसको भी आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दीज आर द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉब. As small x, which is x coordinate of the bob, this is capital X into e raised to power minus iota omega t, and small y is capital Y into e raised to power minus iota omega t.
अब ये जो फंक्शन होता है e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ये सिनोसॉइडल फंक्शन होता है। ये होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो ये बनेगा cos ओमेगा टी माइनस आयोटा, ओमेगा दूसरा यूज करना है, ये बनेगा cos कैपिटल ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन कैपिटल ओमेगा टी। अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं तो रियल पार्ट मतलब जैसे कोसाइन फंक्शन होता है उस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये उस चेंज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो जैसे साइन फंक्शन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस ऑफ साइन फंक्शन, वो उस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये बनती है कि जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब है, जो घूम रहा है ना, चेंज हो रहा है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ओमेगा है। ठीक है, तो हेयर कैपिटल ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो चीज चेंज होती है या घूमती है उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ बॉब। ये ध्यान रखना कि ओमेगा यहाँ पे क्या है। ओमेगा है वो एक्चुअली हमारे पास है कैप ओमेगा स्मॉल ओमेगा इंटू साइन लैम्डा, ये हमने ये फैक्टर पुट किया था पीछे, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास है प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ बॉब रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी कैपिटल ओमेगा विच इज ओमेगा साइन लैम्डा। इट डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड ऑल्सो। अगर आपकी लोकेशन इक्वेटर वाली है तो इक्वेटर पर लैम्डा जीरो होता है, तो उस केस में इसका कोई रोटेशन नहीं होगा फोकाल्ट पेंडुलम के प्लेन का। लेकिन अगर आप पोल पे हो, पोल पे लैम्डा 90 डिग्री होता है, साइन लैम्डा 1 हो जाएगा। फिर वो जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो अर्थ की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज दिस इज अर्थ्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो मतलब अगर फौकॉल्ट पेंडुलम पोल्स पे है तो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब जो है वो भी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा जो अर्थ की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी और लोकेशन पर हो तो वहां पे साइन लैम्डा का फैक्टर आएगा। तो लेट अस कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑल्सो। आपको पता होगा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन जो है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। मतलब द टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, मतलब कि जो हमारा फोकाल्ट पेंडुलम है वो अर्थ की कौन सी लोकेशन पे है। जैसे मान लो ये इक्वेटर आ गया हमारे पास, अगर फोकाल्ट पेंडुलम आपने यहां पर कहीं पर लगाया है, ये सेंटर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। लेट अस सपोज यहाँ पे फोकाल्ट पेंडुलम है, जो मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लटक रहा है फोकाल्ट पेंडुलम। अब इसका लैम्डा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वहां कुछ डिफरेंट आएगा आंसर टाइम पीरियड का। अगर आप यहाँ पहुंच जाओगे इक्वेटर पर आपने फोकाल्ट पेंडुलम ऐसे लटका दिया, तो बाहर से देखोगे तो फोकाल्ट पेंडुलम ऐसे ही नजर आएगा और ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करेगा। यहाँ छोटा सा बनाया मैंने, ऐसे ऑसिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पर लैम्डा जो है 0 डिग्री होता है, तो वहां पर टाइम पीरियड जो है इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब देयर विल बी द नो रोटेशन इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस। बट अगर आप यहाँ चले जाओगे विच इज कॉल्ड पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, अगर आप यहाँ चले जाओगे, यहाँ पर आप फोकाल्ट पेंडुलम को सस्पेंड कर दोगे, तो उस केस में बच्चों जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी या जो टाइम पीरियड आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल ओमेगा एट द पोल्स। ठीक है, तो मतलब लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो वो दो स्पेशल केसेस हम लिख लेते हैं। देयरफॉर एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन इज दिस 2 पाई बाय ओमेगा, और 2 पाई बाय ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड 24 आवर्स के बराबर होता है। ये हमें पता ही है ना, अर्थ का टाइम पीरियड वो होता है 24 आवर्स। ठीक है, कैपिटल टी, मतलब पोल्स पर 24 घंटे के बाद, हर 24 घंटे के बाद वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा बॉब जहां से वो स्टार्ट हुआ था। सारा प्लेन घूम के वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा।
तो अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पर लैम्डा 0 डिग्री आपने बोल देना है, तो यहाँ पे लैम्डा 0 पुट करोगे, टाइम पीरियड सीधा आप इन्फिनिटी लिख दोगे। तो इक्वेटर पे जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉब है वो घूमता ही नहीं है, देयरफॉर प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ बॉब does not rotate at equator। ठीक है जी, इक्वेटर पे नहीं घूमता। तो ये यहाँ पर हमारा फोकाल्ट पेंडुलम जो है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फोकाल्ट पेंडुलम फिनिश होता है। तो अभी हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। एक तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए फोकाल्ट पेंडुलम क्या है। तो इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट द रोटेशन ऑफ अर्थ। उस टाइम पे बनाया था जब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था अर्थ की रोटेशन को फाइंड करने के लिए। एनालिसिस कैसे करना है, मैंने बताया कि हम इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें रियल फोर्स और फिक्टिशियस फोर्सेस होंगी, जिसमें से 2 जीरो हैं, सिर्फ कोरियोलिस फोर्स बची। और एक्सेलरेशन फिर वहां से निकालेंगे, फिर वहां से वेलोसिटी लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाई हमने और सोल्यूशन फाइंड किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। ठीक है, ये हमने करना है। एक्चुअली कैसे करेंगे, सारी तरह की फोर्सेस लिखेंगे। उसके लिए आपको ये 2 डायग्राम बना के दिखाए थे। ये हम बाहर से देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर से जाके सैटेलाइट से देख रहे हैं अर्थ को। वहां पर ये फोकाल्ट पेंडुलम हमारा लटक रहा है। ठीक है, ये सस्पेंड कर दिया हमने और ये जेड एक्सिस है, उस जेड एक्सिस को यहाँ पे ऐसे बना लिया। ये जो ईस्ट है वो एक्स एक्सिस है, तो ये हमने ईस्ट एक्स एक्सिस बना लिया। और ये जो नॉर्थ है वो वाई एक्सिस है, तो इधर हमने नॉर्थ एंड वाई एक्सिस बना लिया। ये सेम पेंडुलम को ए पॉइंट से यहाँ से सस्पेंड कर दिया। इसकी लेंथ एल है और ये इधर अगर हम ओरिजिन से बात करें तो ओरिजिन से हम फोकाल्ट पेंडुलम के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, ओरिजिन से हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक तो रियल फोर्स वेट है जो वर्टिकली डाउन लगेगी, मतलब जेड एक्सिस के ऑपोजिट होगी, इसलिए माइनस के कैप। टेंशन इन द स्ट्रिंग थ्रेड के अलॉन्ग होता है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है, उसको टी एन कैप लिखा हमने। एन कैप ये डायरेक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्यू ए यूनिट वेक्टर फाइंड किया। क्यू ए यूनिट वेक्टर, देखो क्यू ए की लेंथ जो है बच्चों दैट इज स्मॉल एल, तो उस क्यू ए वेक्टर को जब आप एल से डिवाइड करोगे तो क्यू ए यूनिट वेक्टर आएगा। उसको फाइंड करने के लिए पहले क्यू ए फाइंड करना है। तो क्यू ए वेक्टर को लिखने के लिए हेड वाला वेक्टर जो कि है ओ ए माइनस टेल वाला वेक्टर जो कि है ओ क्यू। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, यहाँ पी पॉइंट था, मैंने अभी ओ लिख दिया, पी था यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो चाहे आप ट्रायंगल ओ लगा लो। ट्रायंगल ओ कैसे लगेगा, पी ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू ए, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी वहां से हम क्यू ए निकाल लेंगे। तो क्यू ए वेक्टर आ गया मेरे पास, फिर उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो दिस इज द टेंशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। द नेक्स्ट फोर्स इज कोरियोलिस फोर्स माइनस 2m ओमेगा क्रॉस पी। ओमेगा कितनी बार लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, और v जस्ट r को डिफरेंशिएट करके लिख लिया हमने, ओमेगा क्रॉस v कैलकुलेट किया। दिस इज कोरियोलिस फोर्स। ट्रांसवर्स फोर्स इज 0 एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो 0 बिकॉज ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल। उसके बाद हमने वो नेट फोर्स लिखी, तीनों फोर्सेस, इसको और ये लास्ट वाली कोरियोलिस फोर्स को वेक्टोरियली ऐड करके हमने लिख लिया। इधर हमारे पास आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखा हमने, और यहाँ पर कंपोनेंट सेपरेट करने हैं। ये वाला स्टेप ध्यान से करना है सब बच्चों ने, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। आई कंपोनेंट अलग से लिखा, जे कैप अलग से लिखा, के कैप अलग से लिखा। उसमें भी हमने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जेड डॉट और जेड डबल डॉट इस तीनों इक्वेशंस में, तीनों पार्ट्स में 0 है, और जहां जहां टेंशन है वो mg के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, सो t इज अप्रोक्सीमेटली वर्टिकली अप, तो उसके बराबर है, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड mg पुट कर देना t का। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, z डॉट और z डबल डॉट को, जैसे यहां पर और z डॉट और कहीं पर आ रहा है उसको 0 पुट करना है। ठीक है, उसको 0 पुट करना है, यहाँ पे z डबल डॉट है जैसे, उसको 0 पुट करना है। तो उसके बाद फिर हमने 2 कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन लिख ली, एक x डबल डॉट वाली, एक y डबल डॉट वाली, और यहाँ पर t को mg पुट किया था हमने, और फिर m कट गया था सब जगह, और वी गॉट दीज 2 इक्वेशंस। देन वी यूज अ ट्रिक, हमने इस नीचे वाली इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर ऐड करना है, तो वी गॉट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ u। एक्चुअली यू एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसका रियल पार्ट भी सोल्यूशन है, उसका इमेजिनरी पार्ट भी सोल्यूशन है। एक x कोऑर्डिनेट दे देगा आपको और दूसरा वाला जो सोल्यूशन का पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट दे देगा। आफ्टर दैट वी रॉट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
and this general solution is calculated by calculating the roots of this quadratic equation. उसके लिए ABC आपने कंपेयर किए और ये फैक्टर्स लिख लिए, और उसके बाद हमने ये मैंने आपके लिए टास्क छोड़ी है, ये आप करके देख लेना, पेपर में चाहे ना करना. दिस इज अ जनरल सोल्यूशन. ये रीजन लिख देना पेपर में भी आप ऐसे ही. उसके बाद फिर x प्लस आयोटा वाई जो है उसको हमने ऐसे लिख लिया, वहां से ये वाली टर्म जो है इस टर्म को बाहर निकाल लिया हमने, और e प्लस आयोटा थीटा और e माइनस माइनस आयोटा थीटा ये चीजें हमने एक्सपैंड कर दी. एक्सपैंड करने के बाद स्मॉल x और स्मॉल y दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y लिखा. कैपिटल x इसके बराबर है और कैपिटल y इस फैक्टर के बराबर है. तो ये दोनों फैक्टर्स हमने लिख लिए, और स्केयरिंग एंड एडिंग करके वी हैव प्रूव्ड दैट कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मींस द पाथ ऑफ द रोटेशन प्लेन विल बी एन एलिप्स. ये हमने प्रूव कर दिया. उसके बाद फर्दर हमने प्लेन ऑफ रोटेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को भी डिस्कस करना है. तो उसके लिए हमने फिर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ये वाले, और मैंने बता दिया कि ओमेगा यहाँ पर क्या है. आप इसी तरह से लिखेंगे कि ओमेगा जो है दैट इज एक्चुअली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ बॉब. तो फर्दर हमने टाइम पीरियड के 2 स्पेशल केस करके प्रूव कर दिया चीज़ों को. तो आई होप आपको फुगार्ट पेंडुलम सबको समझ आ गया है. इसको अच्छे से लर्न करना है, जैसे डेरिवेशन एज इट इज पेपर में आती है, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ये पूरा. तो इसके लिए स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट नंबर एकदम ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही पार्ट आता है, दूसरा पार्ट भी नहीं इसके साथ डालते. तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है.